Hello everyone. Today's topic is conquest of Punjab by Britishers. तो अभी तक हमने ये देखा था कि कैसे सिंध को अप्रोच किया एंड बहुत ही अनफेयर वे में सिंध को एक तरह से जब उनको अफ़गान वॉर का रशियन वॉर का डर बिठा के उनके मन में, और उसके बाद में वो नहीं चाहते थे बहुत सारी ट्रीटी साइन करना अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन फिर भी अंडर प्रेशर वो ट्रीटी साइन करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पंजाब में किस तरह से पंजाब को कंसोलिडेट करते हैं ब्रिटिशर्स। सो हम इसमें देखेंगे कि आफ्टर द मर्डर ऑफ लास्ट सिख गुरु गोविंद सिंह जी, तो उसके बाद में जो एक सेक्शन ऑफ सिख था वो अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर रिवॉल्ट करता है मुगल्स के अगेंस्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ बहादुर शाह। तो जो 1715 में बंदा बहादुर जी जो होते हैं वो वो हार जाते हैं फारूक सियार से। फारूक सियार उनको हरा देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है 1716 के पास में। जो सिख पॉलिटी है इस टाइम के बाद में, इसके बाद में वो जो सिख पॉलिटी है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लीडरलेस हो जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि टू ग्रुप्स में डिवाइडेड हो जाता है। वन ग्रुप होता है जो कि लिबरल्स का होता है, जिसको बंदई बोलते हैं, और एक तत् खालसा जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ग्रुप होता है। तो दो ग्रुप्स बन जाते हैं, बंदई और तत् खालसा। दिस रिफ्ट अमंग द फॉलोअर्स एंडेड इन 1721। इनके बीच का जो रिफ्ट होता है, जो फ्रिक्शन होती है, वो 1721 में ख़त्म होती है। और किसके इन्फ्लुएंस की वजह से ख़त्म होती है? भाई मनी सिंह की इन्फ्लुएंस की वजह से जो दोनों ग्रुप्स के बीच में जो टसल चल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेटर इन 1784 हम देखते हैं कि जो कापुर सिंह फैजलपुरिया हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं सिखों को दल खालसा ग्रुप के अंडर। ठीक है, तो जो कपूर सिंह फैजलपुरिया हैं वो दल खालसा के अंडर क्या करेंगे, 1784 को सिख्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटिंग फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म को के जो फॉलोअर्स उनको इकट्ठा करने के लिए, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली। तो जो होल बॉडी होती है खालसा की, वो दो सेक्शंस में हम उसको देखते हैं कि वो डिवाइड हो जाती है। वो जो उसके अंदर दो सेक्शंस बनाए जाते हैं। एक होता है बुढ़ा दल, जो होता है आर्मी ऑफ वेटरन्स का मीनिंग होता है दिग्गजों का दल। और एक होता है तरुणा दल होता है जो जहाँ पे यंग जो ग्रुप होता है वो उसमें होता है। ठीक है, तो द वीकनेस ऑफ द मुगल्स एंड इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली क्रिएटेड अ ग्रेट कन्फ्यूजन, जनरल कन्फ्यूजन एंड अनार्की इन पंजाब। अब क्या हो रहा था, जो मुगल प्रशासन था वो सेंट्रल में वो बहुत वीक पड़ चुका था, और बाहर से पर्शियन रूलर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ से अहमद शाह अब्दाली मतलब अटैक कर रहे हैं भारत के ऊपर। तो इस वजह से सिखों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलती है हमें इस समय में। तो इस टाइम दीज पॉलिटिकल कंडीशंस हेल्प्ड इन ऑर्गेनाइज्ड दल खालसा टू कंसोलिडेट फर्दर। तो सिखों को लगा कि हमें कंसोलिडेट करना चाहिए, अपने एम्पायर को पक्का करना चाहिए, ताकि हम इन खतरों से बच सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिख होते हैं वो कंसोलिडेट करते हैं खुद को मिसल्स में। ठीक है, तो मिसल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल। तो अनदर मीनिंग यहाँ पे मिसल का हम स्टेट, एक प्रोविंस की तरह समझ सकते हैं कि ये एक प्रोविंस की तरह, एक स्टेट की तरह हम इसको समझेंगे मिसल्स को। तो 1763 से लेके 1773 तक का जो टाइम था, इसके बीच में कई मिसल्स थी जिन्होंने रूल किया पंजाब के एरिया में। ठीक है, 1763 से लेके 1773 10 साल तक काफ़ी मिसल्स ने पंजाब में रूल किया। ठीक है, अंडर द सिख chieftains from सहारनपुर टू द ईस्ट टू अटक इन द वेस्ट। तो बेसिकली जो अटक है ये एक सिटी है पाकिस्तान में, जो अभी पाकिस्तान में है ये सिटी। तो ये उसका जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि पहले तो इकट्ठा था। तो हम देखते हैं कि सुकर चकिया मिसल और रंजीत सिंह के बारे में अब हम जिक्र करेंगे। एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ रंजीत सिंह, जिस समय रंजीत सिंह जो है उनका 1780 में बर्थ होता है, उस टाइम पे हम 12 इंपॉर्टेंट मिसल्स के बारे में देखेंगे। तो कौन कौन सी मिसल्स थी? अलूवालिया मिसल थी, भंगी और दलेवालिया, फैजलपुरिया, कन्हैया, करोरा सिंघिया और नकाई, निशानिया, फुलाकिया और रामगढ़िया और सुखर चक्किया एंड शहीद नाम की 12 मिसल्स थी। और जो ये 12 मिसल की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये गुरमत जो संघ था उसके ऊपर बेस्ड थी। तो विच वॉज असेंशली
पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ये पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम को देखते थे। रंजीत सिंह एक महान जो सिंह थे, मान सिंह उनके बेटे थे, जो कि सुकर चकिया मिसल के लीडर थे। तो महान सिंह जी की जब डेथ होती है तो रंजीत सिंह उस टाइम पे सिर्फ 12 ईयर्स के होते हैं, बट रंजीत सिंह शोड एन अर्ली एक्यूमेन, इनके अंदर काफ़ी एबिलिटी थी गुड डिसीजन लेने की, जजमेंट करने की। तो एक्यूमेन मीन्स ही वॉज वेरी गुड इन टेकिंग डिसीशंस, और बहुत बढ़िया डिसीजंस लेते थे, जिस वजह से उनको बाद में रूल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम देखते हैं कि टुवर्ड्स द हम देखेंगे यहाँ पे अफगानिस्तान वाज ऑल्सो, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी जो सारी इंपॉर्टेंट मिसल्स हैं वो देवर इन अ स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन उनके अंदर होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है, कोई सेंट्रल लीडर नहीं है। तो अफगानिस्तान जो था पास का एरिया, वो भी सिविल वॉर की वजह से अंदर एनगल्फ हुई जा रहा है, वहाँ पे भी दिक्कतें आ रही हैं, करीब करीब 3 डेकेड से वहाँ पे दिक्कत आ रही हैं। तो दीज इवेंट्स, इस तरह के इवेंट्स जब पड़ोस में हो रहे होते हैं और आसपास जब हो रहे थे, तो जो रंजीत सिंह है वो इन इवेंट्स का एक बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी इसमें देखते हैं, और वो इस टाइम को फुल्ली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करेंगे, he would follow a ruthless policy of blood and iron and carved out of himself kingdom in the central Punjab। तो उनको लगेगा कि इससे पहले कि कोई खतरा पंजाब की तरफ पहुंचे, मुझे पंजाब में अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल जमा लेना चाहिए। तो 1799 में जो रंजीत सिंह है he was appointed as the governor of Lahore by Zaman Shah, ठीक है। वो बाय जमन शाह जो होता है रूलर ऑफ अफगानिस्तान के द्वारा रंजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर बना देते हैं। इन 1805 रंजीत सिंह एक्वायर्ड जम्मू एंड अमृतसर। तो जो पॉलिटिकल कैपिटल होती है वो लाहौर होती है और रिलीजियस कैपिटल होती है अमृतसर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि तो प्रॉपरली पंजाब का जो रूल है वो रंजीत सिंह के अंडर आ जाता है। तो ही ऑल्सो मेंटेन गुड रिलेशंस विद द डोगराज एंड नेपालीज। उनके रिश्ते जो पड़ोसियों के साथ, डोगराज के साथ, नेपालीज के साथ बहुत अच्छे थे। एंड एनलिस्टेड देम इन हिज आर्मी, अपनी मिलिट्री में भी, अपनी आर्मी में भी इन्होंने उनको रखा हुआ था। रंजीत सिंह जो थे, महाराजा रंजीत सिंह थे, उनके क्या रिश्ते थे अंग्रेज़ों के साथ वो हम देखते हैं। तो द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अ, यहाँ पे देखेंगे द प्रॉस्पेक्ट्स लाइकलीहुड, मतलब प्रॉस्पेक्ट्स मतलब कि जिस चीज़ की संभावना हो, जो चीज़ होने वाली हो, तो वहाँ पे देखते हैं कि द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉइंट फ्रैंको रशियन इन्वेजन इन इंडिया थ्रू द लैंड रूट हैड अलार्म्ड द इंग्लिश। तो इंग्लिश नहीं चाहते थे कि इंडिया पे फॉरेन से कोई भी एंटी जिससे वो नहीं, मतलब कोई और दूसरा, बल्कि इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने के सपने से इंडिया में अटैक कर दे। तो जो इंग्लिश होते हैं वो काफ़ी अलार्म्ड हो जाते हैं। तो इन 1807 हमने पढ़ा था कि जो लॉर्ड मिंटो हैं वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग जो लोगों के पास भेजते हैं ताकि वो एक सिंध में भी एक बेस बना सकें। तो उस टाइम पे दौरान जो रंजीत सिंह थे ना, उन रंजीत सिंह के पास भी जो मेटकाफ थे वो आए थे लाहौर में। तो रंजीत सिंह को ऑफर किया था मेटकाफ ने एक प्रपोजल ऑफ एन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस, कि हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ एक अलायंस बनाइए। और जो इंग्लिश होंगे वो हमेशा सिख अफगान वॉर के टाइम पे वो देखो जो अंग्रेज थे वो एंटी अफगान थे, क्योंकि वो अफगानी जो थे वो, और जो फ्रेंच थे, रशियंस थे, टीपू सुल्तान, ये सारे लोगों का आपस में एक बहुत अच्छा अलायंस पहले से ही बना हुआ था, राइट। तो मतलब ये इन चीज़ों का जिक्र, इन चीज़ों के बारे में पता ही था रंजीत सिंह को कि कैसे ये जो खतरा कहाँ कहाँ से उनको आ सकता है। तो अंग्रेज़ों ने इसी चीज़ का शुरू में ही फ़ायदा, अंग्रेज़ यही करते थे हमेशा से, अगर खतरा उनको होता था लेकिन वो दूसरों को किसी तरीके का डर डाल के कि भी आपको खतरा हो सकता है, तो आपकी सोवरेनिटी जा सकती है, अभी आपका कंट्रोल जा सकता है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम न्यूट्रल रहेंगे सिख अफगान वॉर में, और जो रंजीत सिंह, हम आपको पूरे पंजाब का जो सोवरेन है कंट्रोल, हम पंजाब का आपको ही मानेंगे, इंक्लूडिंग द मालवा सिस सतलुज रीजन। तो जो सिस सतलुज रीजन है उसको भी हम आपके अंडर ही लेंगे। तो जो सिस सतलुज रीजन था वो काफ़ी बड़ा था। उसके नॉर्थ में सतलुज, उसके जो नॉर्थ में
जो थी वो हम देखते हैं कि उसके नॉर्थ में सतलुज रिवर है, और अगर हम उसको 4 में डिवाइड करें तो यहाँ पे उसके नॉर्थ में जो थी वो सतलुज रिवर थी, और हिमालयास थे अपना वेस्ट में, और इनके सॉरी हिमालयस थे ईस्ट में, वेस्ट की तरफ था सिरसा डिस्ट्रिक्ट, और हम देखते हैं कि उनके साउथ में थी यमुना रिवर। तो इस रीजन के बीच में कई सारी जो जो थी बीच में स्टेट्स पड़ती थी, तो अंग्रेज कहते थे कि ये हम इसके ऊपर आपका रंजीत सिंह का जो था आधिपत्य मानेंगे, राइट। तो वो इसके बाद में हाउएवर तो जो नेगोशिएशंस थी वो फेल हो जाती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो काफ़ी बदलता है। इन द चेंज्ड पॉलिटिकल सिनेरियो इन विच द नेपोलियनिक डेंजर रिसीडेड, कम हो जाता है। होता क्या है कि जो नेपोलियन का जो खतरा था कि वो अटैक करेगा इंडिया के ऊपर, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और इंग्लिश जो होते हैं ज़्यादा, अब उनको पता है कि बाहर से कोई खतरा नहीं आने वाला, तो वो इंग्लिश जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो पहले से हो रहे थे वो, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और असर्ट करते हैं, मतलब दबंग बन जाते हैं, थोड़ा अपने आप को बोल्ड दिखाते हैं। तो रंजीत सिंह एक ट्रिटी साइन करते हैं अमृतसर की विद द कंपनी, 1809 में एक ट्रिटी साइन करते हैं। द ट्रिटी ऑफ अमृतसर वॉज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स इमीडिएट एज वेल एज पोटेंशियल इफेक्ट्स। इसकी वजह से क्या होने वाला था, उस वजह से ये ट्रिटी संधि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इट चेक्ड वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड एम्बिशंस ऑफ रंजीत सिंह टू extend his rule over the entire Sikh nation by accepting the river Satluj as the boundary line for his dominions and the companies। तो इस संधि की वजह से रंजीत सिंह को एक अपना एम्पायर मिलने वाला था जो वो चाहते थे। तो सो इन्होंने अपनी जो एनर्जीज थी सारी की सारी वो वेस्ट की तरफ लगाई, और मुल्तान को कैप्चर किया, कश्मीर को कैप्चर किया, और पेशावर को कैप्चर किया। इन जून 1838 जो रंजीत सिंह थे उनको कंपेल किया गया कि वो पॉलिटिकली कंपल्शंस की वजह से उनको कंपेल किया गया कि आप ट्राई पार्टीट जो ट्रिटी है 3 जिसमें भागीदार होते हैं उस ट्रिटी को साइन कीजिए अंग्रेज़ों के साथ। हाउएवर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ब्रिटिश आर्मी को अपने एरिया से नहीं निकलने देंगे टू अटैक दोस्त मोहम्मद द अफगान अमीर। तो वो कहते कि हम नहीं निकलने देंगे। तो इस वजह से हमें दिख रहा था कि जो रिलेशंस थे रंजीत सिंह के कंपनी के साथ, उसमें हम देखते हैं कि 1809 से लेकर 1839 तक क्लियरली दिखता है हमें कि जो इनकी महाराजा रंजीत सिंह है, इनकी कंडीशन थोड़ी वीक हमें नज़र आती है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया था कोएलिशन करने का दूसरे भारतीय प्रिंसेस के साथ ताकि वो अपनी पावर को मेंटेन कर सके। वो अकेले ही लड़ रहे थे। तो क्योंकि वो अंग्रेज़ों का भी सामना कर रहे थे, उनको भी ज़्यादा वो नहीं, उनके साथ भी बहुत नॉट सो फ्रेंडली एटीट्यूड दिखा रहे थे। तो इस वजह से क्या होता था कि उनकी जो पावर है वो बैलेंस नहीं हो पाई, उनके एलीज नहीं है। क्योंकि प्रीवियसली अगर हम सारे देखें, चाहे मराठास को देखें, मराठास के टाइम पे देखें, या हम देखें उधर मैसूर के टाइम पे देखें, या मराठास के किसी के टाइम पे भी हम देखें, तो हमेशा किंग्स की कोशिश होती थी कि हम अलायंसेस बना लें किसी के साथ, हम मतलब कोई स्ट्रेंथ अपनी क्रिएट करें। तो ये रंजीत सिंह जी हैं जो इन्होंने नहीं किया। इनकी डेथ हो जाती है 1839 में, और इनकी डेथ के बाद जो डिक्लाइन था एम्पायर का वो शुरू हो जाता है। तो पंजाब की कंडीशन क्या होती है आफ्टर रंजीत सिंह, वो हम देखेंगे। रंजीत सिंह ओनली लेजिटिमेट सन जो होते हैं और सक्सेसर होते हैं खड़क सिंह, वो इतने एफिशिएंट नहीं होते और बहुत ही कम पीरियड के लिए वो राज करते हैं। और कोर्ट जो फैक्शंस बिकम एक्टिव, कोर्ट के अंदर जो दरार है वो पड़नी शुरू हो जाती है। तो जो खड़क सिंह होते हैं उनकी सडन डेथ हो जाती है 1839 में, और एंड द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज सन प्रिंस नवनिहाल सिंह लेड टू एन अनार्किक सिचुएशन इन पंजाब। तो खड़क सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में, और जो एक्सीडेंटल डेथ होती है नवनिहाल सिंह की जब वो अपने पिता के फ्यूनरल से वापस आ रहे होते हैं। तो इस वजह से दोनों की ही मौत की वजह से जिसने उत्तराधिकारी बनना था, एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पंजाब में क्रिएट हो जाती है। तो बहुत सारे प्लान्स एंड काउंटर प्लान्स शुरू हो जाते हैं। अलग अलग जो गुट होते हैं वो सोचते हैं कि भाई हमें अब लाहौर का जो गद्दी है वो मिल जाए। तो जिस वजह से जो पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और इस वजह से इस जब 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 लोगों को इंडिया में, जब रूलर्स को इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तब
तब तक उसी वक्त में जो अंग्रेज़ों ने वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको अंडरस्टैंड किया और उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काफ़ी उन्होंने ध्यान देकर डिप्लोमेसी प्ले की है। तो हम देखेंगे अब कैसे वो करेंगे। जो आर्मी थी, द पिलर ऑफ द सिक्स स्टेट वॉज फार लेस स्ट्रॉन्ग देन इट अपियर टू बी। देखने में लगता था कि जो पंजाब की जो आर्मी है उस वक्त की बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो रंजीत सिंह के बहुत एबल जो जनरल्स थे, जैसे मोहकम चंद है, दीवान चंद है, हरी सिंह नलवा है, राम दयाल है, इनकी डेथ हो चुकी थी। तो डेथ होने की वजह से जो ऑलरेडी काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन पूरे गुट में हो चुकी थी और पेमेंट भी नहीं मिल रही थी सैनिकों को, तो अपॉइंटमेंट हो रही थी अनवर्दी ऑफिसर्स की, जिसकी वजह से मतलब जो कि इनडिसिप्लिन काफ़ी हो गया था। तो जो लाहौर गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो दोस्ती है वो अंग्रेज़ों के साथ जारी रखी और फिर उन्होंने परमिटेड अपने जो ब्रिटिश ट्रूप हैं उनको, देखो दोस्ती का क्या मतलब था यहाँ पे, दोस्ती का था मतलब कि उनको अब बिल्कुल जब आपके राज्य में एक स्ट्रेंथ फिनिश हो जाती है तो फिर नेचुरली आपके पास में कोई ऑफ़र लेकर आए तो आपको वो उसका ऑफ़र मानना ही पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कैसे जो हैं यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनको अलाउ करने दिया गया कि भाई आप हमारी टेरिटरी से निकल के जा सकते हैं। तो वो वंस व्हेन दे वर फ्लीइंग फ्रॉम अफगानिस्तान एंड अगेन व्हेन दे वर मार्चिंग बैक टू अफगानिस्तान टू अवेंज देयर डिफीट, दीज मार्चेज, अब ये जो ब्रिटिशर्स ने पंजाब के अंदर बहुत अपनी चहलकदमी बढ़ा दी तो इस वजह से पंजाब के अंदर काफ़ी गड़बड़ मचनी शुरू हो गई है ना। तो जब आपको आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं मतलब, और उनके मोटिव्स भी अलग तरह के होते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि पंजाब की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा सही नहीं रह गई थी और बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही थी उनके वहाँ होने से। जैसे सिंध वाले लोगों, सिंध के प्रोविंस के लोगों को हो रही थी, वैसे ही इनको भी जो थी दिक्कतें हो रही थी। तो हम देखते हैं कि रानी जिंदल और दलीप सिंह कैसे लिंक रखते हैं अंग्रेज़ों के साथ। तो आफ्टर डेथ ऑफ नवनिहाल सिंह की जब डेथ होती है तो शेर सिंह जो होते हैं, जो कि रंजीत सिंह के दूसरे बेटे होते हैं, वो सक्सीड करते हैं। उनका भी ही वॉज ऑल्सो मर्डर्ड इन 1843, उनका भी मर्डर कर दिया जाता है। और उसके बाद में दलीप सिंह जो होते हैं बिल्कुल माइनर, बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो रंजीत सिंह के, उनको महाराजा बना दिया जाता है। और जो उनकी पत्नी होती है महाराजा रंजीत सिंह जी की, रानी जिंदा, उनको एक तरह का गवर्नर और एक तरह का प्रोटेक्टर बनाया जाता है दलीप सिंह का। एंड हीरा सिंह डोगरा को वजीर बनाया जाता है। ठीक है, अब हीरा सिंह खुद होते हैं कि ही हिमसेल्फ फेल अ विक्टिम टू अ कोर्ट इंट्रीग एंड वाज मर्डर्ड इन 1844। तो देखो जो हीरा सिंह होते हैं उनको जो खुद का ही दरबार है, खुद का ही कोर्ट है, वहाँ के लोग पसंद नहीं करते होते, कॉन्स्पिरेसी होती है और उनका मर्डर कर दिया जाता है 1844 में। तो देखो जब किसी भी किंग की डेथ होगी तो बाद में बहुत ज़्यादा लोगों को पावर की, अथॉरिटी की जो हंगर है वो शुरू हो जाती है और फिर वो अपने ही लोगों को मारने से भी गुरेज नहीं करते हैं। तो जो नए वजीर होते हैं जवाहर सिंह, है ना, तो वो होते हैं रानी जिंदा के भाई। तो सून incurred the displeasure of the army and was deposed and put to death in 1845। तो अब देखो जो रानी जिंदा है वो अपने भाई को क्या बनाती हैं कि भाई आप आ जाओ तो आप नए वजीर बन जाओ। लेकिन अब देखो कि अगर इतनी ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, तो उसके बीच में जो खुद की उनकी आर्मी थी वो इतने खुश नहीं थे जवाहर सिंह से भी कि वो वजीर बन गए हैं, तो उनको भी मार दिया जाता है। और इनकर्ड का बेसिकली मतलब होता है कि अपने ही कामों की वजह से बाद में गलत जो परिणाम निकलने, उसको हम इनकर्ड कहते हैं। तो कहते हैं जो न्यू वजीर था उन सून इनकर्ड द डिसप्लेजर, उनको सहना पड़ा डिसप्लेजर ऑफ आर्मी और उनको जो था डिपोज्ड कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था और उनकी डेथ हो गई थी 1845 में। तो हम देखते हैं कि जो लाल सिंह थे, लाल सिंह को इतिहास में जो है रानी जिंदा है उनका लवर बोला गया था। उन्होंने आर्मी को अपनी तरफ मिलाया और वो वजीर बने उसी साल में। तो तेजा सिंह को अपॉइंट किया गया कमांडर ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, तो फाइनली अब कौन है, लाल सिंह है, वो वजीर हैं।
और राइट, दलीप सिंह जो है महाराज हैं, रानी जिंदा कौन है उनकी प्रोटेक्टर हैं, रीजेंट हैं, और तेजा सिंह कौन है कमांडर ऑफ द फोर्सेस हैं। तो अब फर्स्ट एंग्लो वॉर 1845 टू 46 कैसे होती है हम देखते हैं। तो ये एक सिंपल सा, अब देखो अंग्रेज़ों को लग रहा है कि मौका अच्छा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, तो इस टाइम पे हम काफ़ी गुड एडवांटेज ले सकते हैं अगर हम पंजाब को ऑक्यूपाई करना चाहें तो जो क्योंकि वो अब उनको हैबिट हो चुकी थी कि बंगाल, मैसूर, मराठास के साथ लड़के, अब उनको लगता था कि अब हम इसको, क्योंकि अब तो वो क्लियर थे ना अपने मोटिव्स में, बिल्कुल क्लियर थे कि हमने कैसे इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल करना है। तो अब वो उनकी ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हो चुके थे। तो आउटब्रेक होता है पहला सिख वॉर का। तो उसमें क्या होता है कि जो सिख आर्मी है ना, वो सिख आर्मी क्रॉस करती है रिवर सतलुज को। तो बस एक इतने से बहाने के पीछे वो जो थे, दिस वन वाज सीन एज एन एग्रेसिव मैन्यूवर दैट प्रोवाइडेड द इंग्लिश विद द जस्टिफिकेशन टू डिक्लेयर वॉर। तो मैन्यूवर मतलब एक ट्रिकी मूव लगा अंग्रेज़ों को कि भाई ये क्यों सिख जो आर्मी है सतलुज क्यों पार कर रही है, उनको लगा कि भाई हम कोई नुकसान ना करे हम पे। तो उन्होंने ये इसको का बहाना बना दिया और कहा कि ये एंड यू नो द कॉजेज वर हाउ, और कॉजेज जो थे वॉर के वो ज़्यादा डीप थे। कॉजेज क्या थे कि बेसिकली कॉज क्या थे कि अनारकी चल रही थी लाहौर किंगडम में जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद, और इसके बाद में सारे लोग लड़ रहे थे गद्दी के लिए। तो ये मेन कॉज था कि अब लग रहा था अंग्रेज़ों को कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, इस ऐसी गुड अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहिए। तो सिख जो आर्मी थी उनको बहुत सिख आर्मी बहुत एंटी हो चुकी थी अंग्रेज़ों के, क्योंकि उनको लगता था कि जो इनके मिलिट्री कैंपेन्स और जो उनकी अंग्रेज़ों की जो कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मिशन है, वो सिख आर्मी को पसंद नहीं आ रहा था। और उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये इतनी ज़्यादा हमारे हलचल क्यों मचा रहे हैं बाहर से आकर। तो द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स, जो बढ़ रहे थे ट्रूप्स पंजाब में, वो भी जो थे सिखों को नहीं पसंद आ रहे थे। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिस वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है। द वॉर बिगेन इन December 1845 विद 20,000 to 30,000 ट्रूप्स इन ब्रिटिश साइड, और सिखों के पास थे 50,000 के मैन। तो बराबर की टक्कर थी, हम इसको कह सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो जी अब अगर देखो मेन जो लोग हैं, वज़ीर, जो आपका वज़ीर है, जो आपका कमांडर इन चीफ है, अगर वही गद्दारी कर जाएं तो कौन रोक सकता है। तो जो लाल सिंह थे, तेजा सिंह थे, ये कर जाते हैं गद्दारी, और क्या होती हैं 5 सक्सेसिव डिफीट्स होती हैं सिखों की, मुड़की में, फिरोज शाह के पास में, बुड्ढेवाल में, सबराओं के पास, और मतलब इन एरियाज़ के पास में, अलीवाल के पास में, इन 5 एरिया के पास जो है बुरी तरह से सिखों को हराया जाता है, अंग्रेज़ हरा देते हैं, और लाहौर सीधे सीधे आ जाता है ब्रिटिश फोर्स के अंडर इन 1846 विदाउट फाइट नहीं होती, बस एक धोखाधड़ी की गई थी अपने ही लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ट्रिटी साइन होती है फिर लाहौर की 1846 में। तो जो पहली एंग्लो सिख वॉर खत्म होती है उसमें ट्रिटी साइन होगी, फोर्स किया जाएगा सिखों को कि एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रिटी, एक अपमान भरी ट्रिटी साइन करें। उस ट्रिटी में मेन में क्या है कि आपको खर्चा देना है, इंडेमनिटी, आपको पूरा जो बर्डन है वॉर का वो वहन करना है, और 1 करोड़ से ज़्यादा की जो ये अमाउंट थी ये देनी है अंग्रेज़ों को। और जलंधर का जो रीजन है वो अंग्रेज़ों के पास में चला गया। जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा लाहौर में अंडर हेनरी लॉरेंस के अंडर। तो जो स्ट्रेंथ थी आर्मी की, और सिखों को अपनी जो स्ट्रेंथ है वो घटानी पड़ेगी, क्योंकि यही खतरा था अंग्रेज़ों के लिए। तो इस तरह की उन्होंने ऐसी जो कहते हैं बाइज्ड और बहुत ही पार्शलिटी भरी जो ट्रिटी है साइन करवाई सिखों से। तो दलीप सिंह जो थे उनको रूलर घोषित किया गया कि भाई रानी जिंदा के अंडर इनको हम मान लेते हैं रूलर, और लाल सिंह को वजीर मान लेते हैं। तो सिंस सिख्स वर नॉट एबल टू पे द एंटायर वॉर इंडेमिटी, अब सिख इतनी पेमेंट नहीं कर सकते थे, पंजाब इतनी पेमेंट नहीं कर सकते थे अंग्रेज़ों को। तो कश्मीर जो था, कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू जो था वो बेच दिया गया था गुलाब सिंह को, एंड उनको बोला गया कि आपको 75 लाख रुपए जो हैं वो कंपनी को पे करने पड़ेंगे। तो जो ट्रांसफ़र की गई, जो कश्मीर था वो गुलाब सिंह को ट्रांसफ़र कर दिया गया, और एक सेपरेट ट्रिटी साइन की गई थी 1846 में।
तो ट्रीटी ऑफ भैरोवॉल, जो ट्रीटी थी भैरोवॉल की, सिक्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर ओवर द इशू ऑफ कश्मीर, सो दे रिबेल्ड। सिखों को लगा कि भाई हमें नहीं ये ट्रीटी अच्छी लगी जो भी आपने बनाई है, तो उन्होंने रिबेल कर दिया और 1846 में ट्रीटी ऑफ भैरोवॉल जो है साइन की जाती है। इस ट्रीटी के अनुसार क्या होता है, इस ट्रीटी के अनुसार क्या होगा, रानी जिंदा को रिमूव किया जाएगा कि भाई आप हट जाइए एज अ प्रोटेक्टर, और जो रिजेंसी है पंजाब की वो उसको सेट किया गया, और 8 सिख सरदारों को इंग्लिश रेजिडेंट जो थे हेनरी लॉरेंस उनके अंडर रखा गया। तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो थी 1848-49 में हुई, इसके कॉजेज़ क्या क्या थे। पहली एंग्लो वॉर सिख वार जो है, जो सिख वो हार जाते हैं, और प्रोविजन और जो एंड द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटीज ऑफ लाहौर एंड भैरोवॉल वर हाईली ह्यूमिलेटिंग, बहुत ह्यूमिलेटिंग थी। इनह्यूमेन ट्रीटमेंट किया जाता है रानी जिंदा के साथ, उनको बनारस भेजा जाता है एज अ पेंशनर, और सिखों को बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार उनके साथ होता है। तो जो मूल राज थे गवर्नर ऑफ मुल्तान, उनको रिप्लेस करके नए सिख गवर्नर को बिठाया जाता है, और उनको कहा जाता है कि आपको एनुअल रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। मूल राज जो है वो रिवॉल्ट कर देते हैं और मर्डर करते हैं 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को, और मूल राज रिवॉल्ट कर देते हैं और वो 2 अंग्रेज अफसरों का मर्डर कर देते हैं, जिस वजह से इनके बीच का जो फ्रिक्शन है और भी बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं जो शेर शाह हैं उनको भेज दिया जाता है कि वो इस सारे विद्रोह को दबाएं, लेकिन वो विद्रोह को दबाने की बजाय वो अपने ही जो लोग होते हैं मूल राज उनके साथ मिल जाते हैं और मास अपराइजिंग करते हैं मुल्तान में। तो ये एक इमीडिएट कॉज बन गया था सिखों का सेकेंड एंग्लो जो सिख वॉर के लिए। और जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे इंडिया के लॉर्ड डलहौजी, तो वो एक हार्ड कोर एक्सपेंशनिस्ट थे, जिनको मौका मिल गया था, बहाना मिल गया था पंजाब को ऑक्यूपाई करने का। और फिर होगा कोर्स ऑफ वॉर। लॉर्ड डलहौजी हिमसेल्फ प्रोसीडेड टू पंजाब। 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स यहाँ पे लड़ी जाती हैं। 3 बैटल्स कौन कौन सी लड़ी जाएंगी, बैटल ऑफ रामनगर लेड बाय सर ह्यूग गॉफ और जो थे, और बैटल ऑफ चिल्लावला, बैटल ऑफ गुजरात। तो 3 जो युद्ध हैं वो लड़े जाते हैं। इन युद्धों का रिजल्ट क्या निकलता है कि सिख जो आर्मी है, सरेंडर ऑफ द सिख आर्मी एंड शेर सिंह इन 1849। सिख आर्मी और शेर सिंह की जो आर्मी है वो 1849 में सरेंडर कर देती है, पंजाब को अनेक्स कर दिया जाता है, और उनकी जो सर्विसेज हैं, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब होता है, और एंड फॉर हिज सर्विसेज द अर्ल जो अर्ल डलहौजी होंगे ना, इनको एक गुड प्रमोशन, एक स्टेटस दे देंगे, पीरेज मिलेगी इनको। पीरेज क्या होती थी, बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रमोशन जिसमें स्टेटस बदल देते थे, स्टेटस बढ़ा देते हैं। तो स्टेटसेस कैसे थे, ड्यूक का, मार्क्वेस का, अर्ल का। तो इनको मार्क्वेस का स्टेटस दे देते हैं, जिसकी वजह से वो अर्ल के ऊपर हो जाती हैं, वो अर्ल के ऊपर का स्टेटस मिलता है उनको, और ड्यूक के नीचे का स्टेटस मिलता है। तो उसके बाद में सेटिंग अप होती है 3 मेंबर बोर्ड की, जो कि पंजाब को गवर्न करते हैं, जहाँ पे लॉरेंस ब्रदर्स जो हैं, हेनरी, जॉन और चार्ल्स मेंसल, वो सारा ऑक्यूपाई करते हैं। 1853 में इस बोर्ड को नलीफाई कर दिया जाता है और पंजाब को अंडर चीफ कमिश्नर रखा जाता है। जो जॉन लॉरेंस हैं, ही बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर। सिग्निफिकेंस ऑफ द एंग्लो सिख वॉर। तो एंग्लो सिख वॉर की जो सिग्निफिकेंस है ये है कि म्यूचुअल वॉर्स गिव द 2 साइड्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फाइटिंग प्रोएस, कि भी आप दोनों ने जो आप एक दूसरे की तरफ से लड़ रहे हैं, एक स्किल्स जो थे दोनों तरफ से, वो दोनों साइड की उसको म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं कि भी ठीक है, आपने भी लड़ाई करी, हमने भी की। तो 6 वर टू फाइट लॉयली ऑन द ब्रिटिश साइड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब क्या करना था, सिखों को बिल्कुल लॉयल्टी के साथ ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ना था। और बहुत सारे अदर कैंपेन्स में, जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिलती 1947 तक, सिख उनकी तरफ से बाउंड हो जाते हैं लड़ने के लिए। सो विद दिस एंग्लो सिख वॉर इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर पेशेंटली।